शादियाँ तो आपने बहुत तरीके की देखी होगी, पर ये शादी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक लड़का जो होता है, वो अपनी बीवी की माँग एक शमशान घाट में भरता है। अब आप सोच रहे होंगे, जहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ पर कोई कैसे शादी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही रोचक कहानी है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, गोरखपुर जिले के लाखुन गाँव में एक छोटा-सा परिवार रहता था। परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। परिवार में माता-पिता और उनके 2 बच्चे थे। बच्चों में एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। बेटी का नाम शीतल था और बेटे का नाम सुरेश था। सुरेश के पिता गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और जैसे-तैसे पैसों का इंतजाम करके वो सुरेश और शीतल को पढ़ा रहे थे। जब सुरेश 18 साल का हो जाता है तब अपने पिता से बोलता है, पिताजी घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। पैसों की वजह से हमें किताबें नहीं मिल पाती पढ़ने के लिए और समय से हमारा फीस भी नहीं जमा होता, जिसकी वजह से हमारे टीचर जो हैं हमें बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और क्लास में सभी के सामने बेइज्जती करते रहते हैं। और वैसे भी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो मैं बाहर जाके पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं पैसे कमाऊँगा तो घर की परेशानियाँ भी दूर हो जाएँगी, शीतल भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएगी और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। पिताजी, शीतल भी अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी तो करनी है। शादी में इतने ढेर सारे पैसे खर्चा होंगे तो हम कहाँ से लाएँगे? पिताजी को सुरेश की बातें सही लगती है और पिताजी मान जाते हैं। सुरेश बाहर कमाने के लिए चला जाता है। सुरेश बाहर चला जाता है और कमाकर पैसे घर पे भेजने लगता है, जिसकी वजह से इनकी घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी और शीतल भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पा रही। धीरे धीरे समय बीत रहा था और शीतल भी बड़ी हो जाती है। तब शीतल के पिता को शीतल की शादी करने की चिंता सताने लगती है। शीतल के पिता अपने रिश्तेदारों से एक योग्य लड़का ढूंढने की बात करते हैं। तब उनके रिश्तेदार बताते हैं कि मादेवा में एक लड़का है, अपने माता पिता का अकेला ही है और उनका एक किराना का दुकान भी है। शीतल के पिता तुरंत ही लड़के के यहाँ जाते हैं और शादी की बातचीत करते हैं। शादी की बातचीत करने के बाद शीतल को लड़के वाले देखने आते हैं और शीतल को पसंद भी कर लेते हैं। इसके बाद शादी का डेट पड़ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स, शादी का डेट 6 महीने बाद का होता है। शादी का डेट लंबा पड़ने की वजह से शीतल का होने वाला पति जो देवेंद्र था, वो शीतल का नंबर ले लेता है और शीतल से बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बातचीत करते करते दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। शादी को लेकर देवेंद्र और शीतल बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सपने सजाया करते थे। धीरे धीरे समय बीत जाता है और शादी का डेट करीब आने लगता है। 4 मई को हल्दी थी और 5 मई को शादी थी। हल्दी के एक दिन पहले ही सुरेश भी बाहर से कमा कर घर आता है और शादी की तैयारियों में लग जाता है। 4 मई को हल्दी वाले दिन सुबह सुबह ही सभी लोग कामों में लग जाते हैं। इधर मिठाइयाँ भी बनने लगती हैं दुल्हन को देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को मिठाइयाँ दी जाती हैं, जैसे खाजा, बतासा, लड्डू, गोजा, ये सारी चीज़ें गत्ते में पैक करके दुल्हन को दी जाती हैं। तो जल्दी जल्दी लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और इधर हल्दी का रस्म भी हो जाता है। शाम को सुरेश के पिता सुरेश को बुलाते हैं। वो बोलते हैं, बेटा जल्दी जल्दी मिठाइयाँ पैक करवा लो गत्तों में, कल कहाँ टाइम मिलेगा, कल तो शीतल की शादी है, शादी में ही हम फंसे रहेंगे। तब सुरेश आता है और जल्दी जल्दी सारी मिठाइयाँ गत्ते में पैक करवाने लगता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है काम करते करते और लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाती है, लोग फिर से कामों में लग जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, गांव में बड़े ही रीति रिवाज से शादी की जाती है। इधर मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, शादी विवाह में कितना भी घर हो कम ही पड़ता है। वैसे तो सुरेश गरीब ही था, बहुत अमीर नहीं था कि बहुत बड़ा उसका घर हो। घर मेहमानों से खचाखच भर जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे और शीतल की मौसी की लड़की शीतल के पास आती है। वो बोलती है, दीदी मुझे नहाना है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं कैसे नहाऊँ? तब शीतल बोलती है, तू टेंशन ना ले, बगल में एक बूढ़ी दादी रहती हैं, उनके 3-4 बेटे हैं जो बाहर रहते हैं, घर पे कोई भी नहीं रहता है, चल तू वहाँ पर नहा ले, वहाँ पर तेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
शीतल तुरंत ही अपनी मौसी की लड़की को लेकर बगल के घर में चली जाती है। वो बोलती है, दादी, हमारे घर पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हम यहाँ पर नहाने आए हैं। दादी बोलती हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग नहा लो, लेकिन मोटर चालू मत करना, उसमें लाइट आ रहा है। शीतल बोलती है, ठीक है दादी, हम लोग मोटर चालू नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों लोग अंदर चली जाती हैं। शीतल के मौसी की लड़की को लगता है कि बुढ़िया झूठ बोल रही है। वो तुरंत ही जाकर मोटर का बटन दबा देती है। बटन दबाते ही शीतल की मौसी की लड़की को करंट लगने लगता है। जैसे ही शीतल देखती है कि इसको तो करंट लग रहा है, भागती आती है, झटके में उस लड़की का हाथ पकड़ती है और तेजी से झटक देती है। वो लड़की तो पीछे जाकर गिर जाती है, लेकिन शीतल अपने आप को नहीं संभाल पाती है और मोटर के ऊपर ही गिर जाती है। करंट लगने की वजह से शीतल की तुरंत ही मौत हो जाती है। शीतल के घर वालों को पता लगता है तो लोग भागे भागे यहाँ पर आते हैं। शीतल की मौसी की लड़की को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। शीतल के शव को लोग घर पे लेके आते हैं। इधर परिवार में रोना धोना मचा होता है। गांव के लोग सदमे में होते हैं कि आज ही लड़की की बारात आने वाली थी और आज ही लड़की की मौत हो गई, अब क्या होगा। रोते धोते 1 बज गए थे। किसी को याद भी नहीं था कि आज शीतल की बारात आने वाली है और वहां पर बारात लाने की तैयारियां हो रही होंगी। अचानक से शीतल के पिताजी को याद आता है कि शीतल के ससुराल वालों को तो हमने बताया ही नहीं कि इस दुनिया में अब शीतल नहीं है, शीतल अब खत्म हो चुकी है। इधर देवेंद्र के यहाँ भी बारात निकालने की तैयारी हो रही थी। देवेंद्र को नहलाया जाता है और शेरवानी पहनाया जाता है। तभी देवेंद्र के पिता के पास शीतल के पिता का फोन आता है। वो बताते हैं कि अब हमारी बेटी नहीं रही, बिजली के झटके से हमारी बेटी खत्म हो चुकी है। लेकिन देवेंद्र के पिता को विश्वास नहीं होता है। उन्हें लगता है कि आजकल का ज़माना बहुत ही खराब है। हो सकता है शीतल किसी लड़के के साथ भाग गई हो और इज्जत बचाने के लिए इसके पिता झूठ बोल रहे हैं। तुरंत ही घर पे बिना बताए देवेंद्र के पिता शीतल के यहाँ आ जाते हैं। यहाँ का हालात देख करके उन्हें भी बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। देवेंद्र के पिता शीतल के पिता को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं। उनको चुप कराने के बाद वो घर पे लौट जाते हैं। वो वहाँ पर जाके बोलते हैं कि देखिए, हमें बारात नहीं ले जाना है, बारात की तैयारियां बंद करिए। ये बात सुन के लोग चौंक जाते हैं। लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ। तभी देवेंद्र भी अपने पिताजी के पास आता है, बोलता है, पिताजी क्या हुआ, आप बारात ले जाने से क्यों रोक रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो गई है तो हम बैठ के समझ सकते हैं। तब पिता बोलते हैं कि सोचने समझने को अब कुछ रहा ही नहीं। शीतल जो है उसको बिजली का झटका लग गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनने के बाद देवेंद्र को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। देवेंद्र की पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। देवेंद्र शीतल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो तुरंत ही बोलता है, पापा, आखिरी बार मैं शीतल से मिलना चाहता हूँ। तब देवेंद्र के पिता बोलते हैं, बेटा, अब तो लहास घर से निकल गई होगी, अब जाकर तुम क्या करोगे। तब देवेंद्र बोलता है, पिताजी, हम सीधे शमशान घाट में ही चलेंगे, लेकिन आखिरी बार मैं शीतल को देखना चाहता हूँ। तब देवेंद्र के पिता देवेंद्र को लेकर सीधे शमशान घाट के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और देवेंद्र शीतल को देखता है, तब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तुमने तो मुझसे प्यार किया था ना, तुमने तो शादी का वादा भी किया था, तब तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। देवेंद्र को शीतल की गई बातें याद आ रही थी। देवेंद्र बहुत ही ज्यादा रो रहा था, मानो देवेंद्र बिल्कुल पागल सा हो गया हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी लोग आते हैं और देवेंद्र को समझाने लगते हैं और चुप कराते हैं। देवेंद्र तुरंत ही अपने पॉकेट से सिंदूर निकालता है। देवेंद्र बोलता है कि मैंने तुमसे शादी का वादा किया था तो शादी मैं तुम्ही से ही करूँगा। देवेंद्र एक चुटकी सिंदूर निकालता है और शीतल की मांग भर देता है। दोनों की वहीं पर शादी हो जाती है और देवेंद्र उसका पति होता है। पति होने के हक से उसकी अग्नि लगाने के लिए देवेंद्र को ही दे दिया जाता है। लाश जलाने के बाद शाम हो जाती है और लोग घर पे चले आते हैं। शादी में जो रिश्तेदार आए हुए थे वो लोग भी अपने घर चले गए होते हैं।
सुरेश के पिता और सुरेश की माँ बैठ के रो रहे होते हैं और सोच रहे होते कहाँ शादी का माहौल था और कहाँ मातम में बदल गया है। अगर शीतल की मौत ना हुई होती तो अब तक शीतल की बारात हमारे द्वार पे होती। रोते रोते सुबह हो जाती है, तब सुरेश के पिता सुरेश को बुलाते हैं। सुरेश के पिता बोलते हैं, देखो बेटा, अब शीतल भी दुनिया में नहीं है, इन मिठाइयों का क्या होगा? पूरा गांव सदमे में है, खाना तो किसी से खाया नहीं जा रहा, तो मिठाइयाँ कोई क्या खाएगा? तुम एक काम करो, सारी मिठाइयाँ उठा ले जाओ और उस बगल में ही पोखड़ा है, उसमें ही फेंक दो। सुरेश बारी बारी से सारी मिठाइयों को ले जाकर पोखड़े में फेंकता है। सारे गांव के लोग तमाशा देख रहे होते हैं और हैरान रहते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा दिन भगवान किसी को भी न दिखाए। इधर देवेंद्र भी सदमे में होता है। 5-6 महीने बीत जाते हैं, तब देवेंद्र के लिए रिश्ता आने लगता है। लोगों को पता लग गया था कि देवेंद्र की शादी जहां पर लगी थी उस लड़की की मौत हो चुकी है, इसलिए लोग रिश्ता लेकर आने लगते हैं। लेकिन देवेंद्र सीधे मना कर देता है, वो शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन देवेंद्र शादी के लिए तैयार नहीं होता है। तब देवेंद्र की माँ आती हैं और देवेंद्र के पास बैठती हैं। वो बोलती हैं कि देखो बेटा, अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी हुई है, इतनी लंबी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगे? अपने बारे में ना सही पर हमारे बारे में तो सोचो। हम भी अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, हमको भी एक बहू चाहिए जो घर में आए, घर को संभाले और हमें बनाए खिलाए। अब घर का काम भी मेरे से नहीं हो पाता है। काफी ज्यादा माँ के समझाने के बाद देवेंद्र शादी के लिए मान जाता है और कुछ ही दिनों में देवेंद्र की दूसरी शादी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो, ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।